नेशनल इनकम एग्रीगेट। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, सिर्फ आपको याद नहीं समझनी है तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। पहले तो कमाई नापने के लिए ये गुड्स और सर्विस जो कंट्री में बनता है उसकी वैल्यू नाप लेते हैं। ठीक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारी कंट्री में जो सामान बना, समझ में आ रहा है? तो कैसे नापते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। लोगों से इनकम जा जाके नहीं पूछते हैं, जो सामान कंट्री में बना उसकी कीमत निकाल लेते हैं। खैर, produced by all the enterprise located within the domestic territory of a country during a year। हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है मतलब बाउंड्री है, उसके अंदर जितना भी सामान बना सब किसमें काउंट होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। उन सब की वैल्यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट होती है। ठीक है, फिर से रीड करें। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हर फाइनल गुड्स और सर्विस की कीमत प्रोड्यूस बाय ऑल द एंटरप्राइज, जितनी भी फर्म हमारी कंट्री में काम कर रही है वो बना रही है, लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, हमारी बाउंड्री के अंदर। नीचे क्या लिखा है? These goods and services are produced domestically both by nations और citizen of the country as well as foreign nationals working in this country। हमारी कंट्री में फॉरेन वाले भी जो काम कर रहे हैं वो भी जो बना रहे हैं वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। ये रीड के लिए बस, मीनिंग ऊपर ही है। इस गुड्स और सर्विस में प्रोड्यूस डोमेस्टिकली बोथ बाय द नेशनल्स और सिटीजन, हमारे कंट्री के लोग। नेशनल या सिटीजन का मतलब क्या है? हम लोग की बात हो रही है। ऑफ द कंट्री एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स, एज वेल एज बाहर वाले लोगों को भी इंक्लूड कर लेना है। वर्किंग इन दिस कंट्री, सब काम यहाँ कहाँ कर रहे हैं? हमारे यहाँ। नेक्स्ट आ जाए, नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंस जो बना के कमाए। किसने बनाया हो? नॉर्मल रेसिडेंस ने जो बनाया हो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू प्रोड्यूस बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक, अभी देखते क्या होता है। नेशनल प्रोडक्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का ही अमाउंट होगा, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है ना, बस यही चेंज आया है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब नॉर्मल रेसिडेंट चाहे यहाँ कमा रहा हो, चाहे हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बाहर कमा रहा हो, सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब जो आपकी कंट्री में आदमी रह रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है 1 साल से ऊपर। ठीक है, चाहे बाहरी आदमी क्यों ना यहाँ आके रह रहा हो, लेकिन वो 1 साल से ऊपर यहीं रह रहा है, यहीं काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, यहाँ रहता है, उसने अपना बिजनेस बाहर भी सेटअप करा रखा है, हर महीने बाहर भी जाता है फिर वापस आता है, ये भी क्या कहलाएगा? हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। बाहर से जो कमा रहा है वो हमारी कंट्री की इनकम में काउंट होगा, नेशनल प्रोडक्ट। वो जो था डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें बाहर जो कमाई आ रही वो नहीं इंक्लूड हो रही थी, वो बस इंडिया के अंदर जो हुआ था। इसके अंदर वो भी इंक्लूड हो रहा है जो बाहर से आ रहा है, हमारा आदमी है, लेकिन हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बाहर भी कमा रहा है वो भी ले लिया जाएगा। और हम एक काम और करेंगे, यहाँ वालों को हटा भी देंगे। मतलब बाहर से जो यहाँ कमा रहे हैं, जैसे बाहर की कंपनियां यहाँ खुली है तो बाहर ही यहाँ खुली, हम उनको हटा देंगे इसके अंदर। तो अब बताओ कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा क्या है? ये सिर्फ अपना अपना जो हुआ है, उसके अंदर बाहरों का भी जो हुआ था, हमारा कुछ रह जा रहा था जो बाहर था। ठीक है, देखो डिफरेंस क्यों है दोनों में। मतलब जो आपने अभी पढ़ा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पढ़ा नेशनल प्रोडक्ट, इनमें डिफरेंस क्यों है? इसमें डिफरेंस देखो लिखा है, बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमीज आर ओपन इकोनॉमीज। ओपन इकोनॉमीज क्या होती है? जहां फॉरेन से भी डीलिंग हो। ठीक है, इंडिया में अर्न अब्रॉड, हमारे लोग बाहर से कमा रहे होते हैं, है ना, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फॉरेनर्स में अर्न विद इन द इंडिया, बहुत से लोग हमसे कमा रहे होते हैं, है ना। इसी की वजह से इन दोनों में क्या है? डिफरेंस। ठीक है, नेट, इसको बोलते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ही इन दोनों में फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। होता क्या, अभी बात कर लेते हैं। यही टर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब होता है कि आपने जो बाहर से कमाया और यहां से जो बाहर गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बन जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से 1 लाख कमा के लाए, यहां से बाहर 80,000 भेज दिया, तो आप सिर्फ कितना जोड़ो? 30,000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये अभी आगे जब निकालोगे ना नेशनल इनकम, अभी कैलकुलेशन है तो उसमें यूज में आएगा। इसे बहुत डिटेल में तो बता रहे हैं। मीनिंग क्या होती है इसकी? द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से जो हम लोग ने कमाया, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने, उनका डिफरेंस, किससे डिफरेंस? एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
फॉर फैक्टर सर्विस रेंडर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और जो हमने पे करी बाहर, हमने जो कमाया और जो पे करी दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, यही यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कोई डाउट? तो अगर हम कभी तुम्हें कहें भैया नेशनल प्रोडक्ट निकाल दो और आपको हम दे के रखें डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है। क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। ऑब्वियस है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने NFIA तो नहीं लिया था, खाली बाहर की इनकम इंक्लूड नहीं करी थी हमारी, और हम जो बाहर वालों ने हमसे कमाया वो हटाया नहीं था इन्होंने। तो अगर हम ये ट्रीटमेंट कर दें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, NFIA ऐड कर दें नेट, तो फिर क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला याद रखना, इसे हमें समझना है, याद नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है। नेशनल प्रोडक्ट तो आपने समझ लिया, नॉर्मल रेसिडेंट जो कमाएगा वो सब क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है ना। नॉर्मल रेसिडेंट जो बनाएगा फाइनल गुड्स की वैल्यू, वो नेशनल प्रोडक्ट है। मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे बस उसको तोला जाएगा, ठीक है, मार्केट प्राइस पे उसको नापा जाएगा उन सब की कीमतों को, फाइनल गुड्स और सर्विस की, तो इसे बोल देते हैं नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिंपल है, कुछ नहीं, ठीक है। क्या लिखा है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। तो लिखना है, क्यों लिखना है नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर कैलकुलेटेड एट देयर मार्केट प्राइस। अभी देखते हैं मार्केट प्राइस क्या है, पर एक मीनिंग समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखो, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल रेसिडेंट ने जो बनाया वही रहने वाला है ना। फाइनल गुड्स सर्विस की वैल्यू जो किसने बनाई, नॉर्मल रेसिडेंट ने, लेकिन उसको फैक्टर कॉस्ट पे नापा गया है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हमने पेमेंट्स करे हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं नापा गया फाइनल गुड्स एंड सर्विस की कीमत को, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की कीमत को नापा गया एट फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट पे नाप लिया गया। मार्केट की कीमत और कॉस्ट में फर्क होता है, होता है। मार्केट में टैक्स लग के बिकता है ना, मार्केट में टैक्स लग के बिकता है, सब्सिडी इंक्लूड होती है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में टैक्स अभी नहीं जोड़ा होता है। आप जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हो तो क्या टैक्स उसमें जोड़ा होता है शुरुआत में, नहीं, बेचते समय जोड़ोगे उसको। तो मार्केट प्राइस मतलब उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, और फैक्टर कॉस्ट मतलब उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, बस यही फर्क होता है। क्या लिखा है, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्सप्रेस नेशनल प्रोडक्ट accruing to the normal resident of a country during a year as the sum total of all factor payment। पूरी डेफिनेशन ये थोड़ी चेंज करके लिखी है, तुम पीछे की छाप देना, ठीक है। बस वहां लिखा था कैलकुलेटेड एट देयर मार्केट प्राइस, या क्या लिखोगे, कैलकुलेटेड एट द फैक्टर कॉस्ट। एग्जांपल, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, इन पे जोड़ा गया है। आपने फैक्टर कॉस्ट लिखा है तो पूरी डेफिनेशन वही डाल देना, बस लिख देना कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट, जो फैक्टर पेमेंट करें उससे निकाला गया है। और ये वाला कैसे निकाला गया था, कैलकुलेटेड एट देयर मार्केट के भाव पे फाइनल गुड सर्विस के पैसे निकाले गए, ठीक है। यहाँ कैसे निकाले गए, फैक्टर पेमेंट्स के हिसाब से निकाले गए। फर्क समझ में आ रहा है, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड रहता है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, फैक्टर पेमेंट्स पे निकाल ली जाती कीमत। हम कहें एक प्रोडक्ट 10 रुपए का भी टैक्स नहीं लगाए तो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। हम कहें एक प्रोडक्ट 12 रुपए का टैक्स लग गया है। देखो फॉर्मूला देखो, हम आपसे कह रहे हैं आपको निकालना है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमने आपको दे रखा है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एमपी लिख दिया हमने। तो अब बताओ इसमें क्या ट्रीट करें कि फैक्टर कॉस्ट बन जाए, इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, है ना। इसको सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं लिखते, लिखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो। नेट क्यों बताते हैं, क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हटा, मार्केट में से हटाओगे, मार्केट प्राइस में हटाओगे, अगर उससे वो बनाना जोड़ोगे, इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाओ। नेट क्यों कहा हमने, नेट इसलिए कहा क्योंकि सब्सिडीज भी तो गवर्नमेंट की तरफ से आती है कभी कभी, है ना। गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, कभी कभी सब्सिडीज देती है, तो दोनों को आपस में घटा दो तो नेट बन जाएगा। नेट का मतलब होगा जो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो और जो सब्सिडीज मिल रही है, सब्सिडीज को हटा दो, नेट रखो, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से आप टैक्स भरते हो, सब्सिडी मिलती है, तो नेट रखने का मतलब क्या है, टैक्स और सब्सिडी को आपस में ट्रीट कर दो, माइनस कर दो, और फिर नेट रखो, डायरेक्ट रखो। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वही बात जो हमने बताई, कह रहे मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हाइल फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स देम। फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट रिप्रेजेंट ओनली द एक्चुअल अर्निंग ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट मतलब सिर्फ लोगों की कमाई, अभी टैक्स इसमें नहीं जोड़ा गया।
नीचे क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आर नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। लास्ट में क्या लिखा है, सब्सिडीज की मीनिंग लिखी आपको पता है, सब्सिडीज आर कैश ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू सेल गुड्स एट प्राइसेस लोअर देन द फ्री मार्केट प्राइस। कह रहे मार्केट भाव से नीचे बेचने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसे बोलते हैं क्या, सब्सिडीज। मार्केट में जो भाव है उससे सस्ता बेचो, हमसे पैसे ले लो, गवर्नमेंट कह रही है, एसेंशियल आइटम पे सब्सिडी देती है। नेक्स्ट देखो, ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट क्या होगा। देखो पहले ग्रॉस प्रोडक्ट की मीनिंग देखो, लिखा है टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर विदाउट मेकिंग एनी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कह रहे ग्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सारे फाइनल गुड्स और सर्विस की कीमत निकाल ली, डेप्रिसिएशन अभी नहीं उसमें माइनस करा है। डेप्रिसिएशन पता है आप लोग क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब आपकी जो एसेट है उसकी कीमत गिरना, क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस प्रोडक्ट में आपने डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं करा है, जो उसकी वैल्यू गिर गई है वो माइनस नहीं करी, इसे बोलते हैं क्या, ग्रॉस प्रोडक्ट। यही लिखा है टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अभी उसको उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, मेन बहस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन पे। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाए हैं हमारे ड्यूरिंग अ ईयर, लेकिन उसमें अभी डेप्रिसिएशन का अलाउंस नहीं करा है, विदाउट मेकिंग एनी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज नोन एज ग्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन अभी डिडक्ट नहीं किया गया इसके अंदर। नेशनल प्रोडक्ट फिर क्या होगा, नेट प्रोडक्ट, सॉरी नेट प्रोडक्ट में माइनस हो गया होगा, ठीक है। नेट प्रोडक्ट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, पूरा वही लिख दिया, बस आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल आफ्टर डिडक्टिंग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल जो यूज हो गई, 1 लाख की मशीन थी, 10,000 उसमें यूज हो गया, 90 बचा, है ना, कीमत 90 बची, तो नेट प्रोडक्ट है, बस डेप्रिसिएशन माइनस करना हो, कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन की मीनिंग लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आपकी जब कोई फिक्स एसेट इस्तेमाल होती है और उसकी कीमत गिरती रहती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। जब आपकी कोई मशीन इस्तेमाल होती है उसकी कीमत गिरती रहती है, बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन, ठीक। तो आप बताओ नेट प्रोडक्ट बनाना है तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें दिया इन्होंने क्या, ग्रॉस प्रोडक्ट दिया है, क्या घटाओगे, डेप्रिसिएशन घटा दो, आ जाएगा, ये सब न्यूमेरिकल में आगे यूज में आ जाएगा। तो आपने क्या क्या सीख लिया, आपने नेशनल डोमेस्टिक का कन्वर्जन सीख लिया, आपने एमपीएफसी का सीख लिया, और ये वाला सीख लिया, नेट ग्रॉस का सीख लिया। पूरी बात जो आपने पढ़ी ना, कुछ याद करने को नहीं था, याद रखना, इसके बाद से याद करने थोड़ा स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये पूरा समझने के समाप्त कर रहे हैं जो पीछे पढ़ा। आपने देखा डोमेस्टिक कुछ था, है ना, डोमेस्टिक से अगर नेशनल बनाना है, तो पीछे आप सीख चुके हो, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो ये दो चीजें आपको ले लेनी है, बाहर की इनकम अपनी ले लो और बाहर वालों की इनकम अपने पास से हटा दो। और इसको क्या टर्म बोला गया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद आया कुछ, क्या करना पड़ेगा इसको, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो, तो क्या आ जाएगा, नेशनल। और हम कहें नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो क्या करो, NFIA माइनस कर दो, जो पीछे पढ़ा यही था, शॉर्ट में बता रहे हैं। मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट जाननी है, क्या करा जाएगा, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, आपको बताया था हमने, है ना। और फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए क्या करो, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, कहां पहुंच जाओगे। अच्छा नहीं, वापस आना है, वापस आना है तो ऐड कर दो NIT, यही था पीछे और कुछ नहीं था। ग्रॉस और नेट में क्या फर्क था, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन नहीं माइनस हुआ होता है ना। अगर हमको ग्रॉस से नेट बनाना है तो आप ग्रॉस में क्या घटा दोगे, डेप्रिसिएशन, नेट पे पहुंच जाओगे। और अगर नेट से वापस आना है तो क्या करोगे, यही पीछे टर्म्स आपने कुछ लैंग्वेजेस में पढ़े थे, ये हमने शॉर्ट में आपको बताया, ठीक। और कुछ टर्म्स की बात करो, अभी तुम्हारे जो आगे चैप्टर है ना, बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, 8 डेफिनेशन दी है, और उनको याद नहीं करोगे, ये जो सब पढ़ा ना इसी से निकालोगे, ये बहुत इजीली निकलेंगे, ठीक है। क्या करना है, पहले इनको समझते। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट जब आएगा तो क्या होगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन अगर घटा दें, है ना, तो क्या बन जाता था नेट। तो इसमें क्या लिख सकते हो, तो इसमें लिख सकते हो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी आगे डेफिनेशंस बनाएंगे इसी से। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न्ड कहां, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक
टेरिटरी, मतलब अपनी कंट्री के अंदर जो कमाया गया वो क्या कहलाता है, डोमेस्टिक। नेशनल में क्या होता है, डोमेस्टिक तो पूरा का पूरा होगा, है ना, एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया जाता है, NFIA, है ना। तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्नड बाय, इनकम अर्नड बाय किसका, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, नेशनल, ठीक है। नेशनल जब भी वर्ड आए। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट किसी को याद है, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर पेमेंट्स जो के प्रॉफिट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में करे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लिखने का तरीका इसको हम बुक के हिसाब से लिख दे रहे हैं, आगे डेफिनेशंस में वही चलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग अर्निंग रिसीव्ड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में मिलती है उनको वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड वगैरह वगैरह, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस जब भी आए मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हो तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। नॉर्मली इसको बोलेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मार्केट। तो डेफिनेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो कह रहे हैं अब आ रहे हैं मेन टॉपिक पे। जो चैप्टर था वो ये था, वो छोटी छोटी बातें उन्होंने सम अप कराने के लिए आपको समझाई थी कि ये समझ में आ जाए, समझ रहे हो। तो कह रहे हैं 4 बेसिक एग्रीगेट्स हैं आपके पास, और ये 4 आर्ट का रूप ले लेंगे। अभी कैसे लेंगे, पहले को एक हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, एक हो सकता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, एक हो सकता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, एक हो सकता है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। और अगर इन चारों को एक बार हम FC पे लें, फैक्टर कॉस्ट पे, और एक बार MP पे लें, किस पे, मार्केट प्राइस पे, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, अगेन ईच ऑफ दीज एग्रीगेट कैन बी कैलकुलेटेड आइदर एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट। Thus we have 8 possible national income aggregate which are as under। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इन्हीं चारों को एट फैक्टर कॉस्ट। वापस देखो पहला वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इन सबकी मीनिंग कैसे निकालोगे, अब पीछे जो टर्म्स बताए थे उसी से मीनिंग निकालेंगे। इन 8 की याद नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें कोई, ये 8 की मीनिंग है आपकी। देखो पहला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे लिखोगे, आपको पता है ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ना। डोमेस्टिक है मतलब विद इन द बाउंड्री है हमारी, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट के भाव पे लिया गया। डेफिनेशन बनाए, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी बात हो रही है, ठीक है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बताए टर्म्स, मीनिंग आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक अटैक क्या बदला है, नेशनल, तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिखेंगे हम, नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। डोमेस्टिक नहीं लिखना, क्या लिखना है, नेशनल। पूरी डेफिनेशन कॉपी होगी, क्या लिखोगे, नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक हटा दिया गया। इट इज द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्यों, क्योंकि एमपी है ना, फैक्टर कॉस्ट तो है नहीं। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय, ऊपर से ही बदला है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नीचे आए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी से तो मिल रहा है, बस क्या लगाए, तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करोगे, हटा दोगे आफ्टर डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कर देना है। क्या लिखा है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, सारे टर्म्स की मीनिंग पता है तो कुछ नहीं बचेगा। ग्रॉस था, डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, नेट आ गया तो पूरी डेफिनेशन वही है, क्या करना है, एक्सक्लूसिव हटा दिया। ठीक, लास्ट देखें, फोर्थ देखें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर से मार्केट प्राइस है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा है, नेशनल, बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट है। अगले 4 कौन से होंगे, यही है, बस फैक्टर कॉस्ट पे है ना। फैक्टर कॉस्ट को लिखने का तरीका क्या था, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट,
एक्सेट्रा पीछे लिखा था हमने, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट के बारे में लिखा था, जब मार्केट प्राइस था मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस करके लिख दिया था, फैक्टर में लगा देना। इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये किस चीज की बात हुई है? ये एफसी की बात हुई है ना, फैक्टर कॉस्ट की बात हुई है। यहाँ एमपी की थी तो मार्केट वैल्यू बोल देते सीधे सीधे। एफसी की बात हो गई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, है ना। तो क्या लिखा है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, और क्योंकि ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होगा, विदाउट मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब यही है, इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? कहाँ पे थे? इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग, फिर से वो वैसे ही लिखना है, यहाँ तक के एफसी के बारे में लिखना है। इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर विदाउट मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। नेशनल था ना, तो क्या बोल दिया गया था? बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, पूरी वही है, बाकी बस यही चेंज करा गया। इस बात करें, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस, ठीक है। खैर अभी इसको छोड़ दो, नेक्स्ट चैप्टर में दिखेगा, इसको भूल जाओ। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऊपर और इसमें क्या बदलाव करोगे? डेप्रिसिएशन, है ना। ये डेफिनेशन पूरी छप जाएगी, लास्ट में आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन बोल दिया गया, ठीक है। It is sum total of earning received by various factor of production in the form of wages, rent, interest, etc. within the domestic territory of a country in a year after deducting depreciation. Within the domestic territory क्यों? क्योंकि domestic है। लास्ट क्या बचा है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट है और फैक्टर कॉस्ट पे है, तो इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, और नेशनल लगाए तो बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट लगा हुआ है। ये जो कहलाती है ना, नेशनल इनकम कहलाती है इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, एनएनपी एफसी नेशनल इनकम। क्यों नेशनल इनकम है ये? देखो पहले तो नेट लिया गया है, डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है, तो नेशनल इनकम नापने में नेट ही लेना चाहिए, है ना। नेशनल प्रोडक्ट लिया गया है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने लोगों की ही नेशनल इनकम जो होनी है। एट फैक्टर कॉस्ट लिया गया है, मार्केट प्राइस नहीं लिया गया, गवर्नमेंट को एकदम साइड कर दिया गया, तो इसीलिए सबसे बेस्ट जो है वो यही है, एनएनपी एफसी फॉर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की मीनिंग आती है, यही चेप दोगे। नेक्स्ट आते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन नेशनल इनकम एग्रीगेट। तुम्हें एक पता हो ना, तो तुम बता रहे सारे निकाल दोगे लाइन से, ठीक है। अभी क्योंकि तुमने जो समझा उसकी वजह से, आपने नेट समझ लिया, नेशनल समझ, आप सबको कन्वर्जन समझ लिया, तो कन्वर्जन का रिलेशन देखने आ रहे हैं। ये जो बात अभी हमने लिखी है, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इस पे अभी ध्यान ना देना, नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें आराम से मिलेगा, समझ में भी आएगा, जैसे पीछे बातें भी समझ में आई वैसे ही, ठीक है। अभी इतना समझ लेना कि इनको जब हम लोग मिलाते हैं तो आता है हमारे पास एनडीपी एफसी। इन तीनों को प्लस कर दो, क्या आएगा? एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग सारे देखते हैं कैसे चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर एनआईटी जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, तो क्या बन जाएगा? ये एनडीपीएफसी था, है ना, ये बन जाएगा एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, ठीक है। डेप्रिसिएशन और जो है क्या बन जाएगा? ये जीडीपी एमपी। एक चीज और अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें, और वो है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या बन जाएगा? ये जीएनपी एमपी। डोमेस्टिक से क्या हो गया? नेशनल। क्यों? एनएफआईए आपने इसमें जो हो गया। देखो सारे कन्वर्जन हो रहे हैं, सब इंटर रिलेटेड हैं आपस में, ठीक है। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट आउटपुट, ओनली शिफ्ट परचेजिंग पावर। इससे कोई आउटपुट नहीं बढ़ता है। अगर इंडिया के लेवल पे देखें, हमने इनको गिफ्ट दिया तो क्या कुछ कंट्री को मिला? कुछ नहीं मिला। कंट्री के पॉइंट से देखें तो बस मेरी जेब में था, इनकी जेब में खत्म। तो इसीलिए इनको बोला था वन साइडेड, कोई आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आ रहा है, ये दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक है आपका करेंट ट्रांसफर, एक है आपका कैपिटल ट्रांसफर। समझना बहुत आसान है। करेंट ट्रांसफर ऐसा जो रेगुलर हो सकता है, और कैपिटल ट्रांसफर ऐसा जो रेगुलर ना हो। लेकिन लिख के नहीं आओगे, हाँ, लेकिन लिख के ऐसे नहीं आओगे। लिख के कैसे आओगे? करंट ट्रांसफर वो होंगे जो कि किसी करंट इनकम से जाए, ठीक है। मतलब पेमेंट मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर, जो आप रेगुलर कमाते हो उससे आप कुछ किसी को दे रहे हो, तो ये क्या है? करंट ट्रांसफर,
ठीक है। कैपिटल क्या होगा? पेमेंट मेड आउट ऑफ कैपिटल या वेल्थ ऑफ द पेयर। आपके पास वेल्थ है, कोई वेल्थ रखी है, उससे आपने उठा के किसी को दे दिया, तो उसे बोलते हैं क्या? कैपिटल ट्रांसफर। दे ऐड टू द करेंट इनकम ऑफ द रिसीवर। और दूसरी चीज, जब करेंट ट्रांसफर करोगे ना, पे भी करेंट इनकम से होगा, और जिसके पास जाएगा उसकी भी काहे में जाएगा? करेंट इनकम में जाएगा। ठीक है, करेंट इनकम में जाएगा, याद रखना। दे ऐड टू द करेंट इनकम ऑफ द रिसीवर और दे आर पेड आउट ऑफ द करेंट इनकम ऑफ द पेयर। ठीक, ये कहाँ ऐड होगा? ये कैपिटल इनकम में जोड़ेगा। दे ऐड टू द कैपिटल या वेल्थ ऑफ द रिसीवर। आ रहा है समझ में? ये मीनिंग खत्म हो गई बस यहाँ पे। नो प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर इन रिटर्न, ऑब्वियस है ट्रांसफर पेमेंट है, बदले में कुछ नहीं मिलना है। यहाँ भी है नॉट रिलेटेड टू करंट प्रोडक्शन, कोई करंट प्रोडक्शन से रिलेशन इसका नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में हमारे पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, स्कॉलरशिप आते हैं, और इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे कंट्री ने फ्लड के समय किसी दूसरी कंट्री को कुछ दे दिया है ना, तो एग्जाम्पल फ्लड, ड्रॉट रिलीफ ग्रांट्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स एक्सेट्रा, ये सब वेल्थ पे लग रहा होता है। ये क्या होता है? इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है कि आपने किसी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, अपने मान लो फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी और बहुत प्रॉपर्टी थी, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कैपिटल ट्रांसफर, क्योंकि आपकी वेल्थ पे लगाया गया, इनकम पे लगाया गया। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल गेन्स टैक्स एक्सेट्रा, आपकी कीमत बढ़ गई बिल्डिंग की, मान लो मेरी यहाँ बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने रोड बहुत अच्छी करा दी, एकदम से मेरे घर की कीमत 3 गुना हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगा देती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन। उसने क्यों लगाया हम पे टैक्स? मेरी इनकम पे लगाया, मेरी कैपिटल गेन, घर की वैल्यू बढ़ गई, उस पर लगा दिया। नेक्स्ट आता है आपका क्या? डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये सब बहुत आसान आसान टर्म है। ठीक है, डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है? खर्च करना। ठीक है, ऐसी इनकम जो तुम्हारे पास खर्च करने को है उसे क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। तुम्हारी इनकम और तुम्हारे पास जो गिफ्ट्स आते हैं, ग्रांट्स आते हैं, पेंशन आती है, अगर उसको जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? तो ट्रांसफर पेमेंट जोड़ेंगे, इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन कौन से ट्रांसफर पेमेंट? कैपिटल या करेंट? करेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन इनकम कम्स फ्रॉम फैक्टर इनकम। आदमी कहां से कमाता है? वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एक्सेट्रा से कमाता है, और साथ ही साथ ट्रांसफर पेमेंट से भी आती है, जैसे पेंशन, गिफ्ट, डोनेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट डोमेस्टिक डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? इनकम इंक्लूडिंग नेट करेंट ट्रांसफर इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला, इनकम प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स। ठीक, कोई डाउट इसके अंदर? आ गया समझ में? हमने कहा आसान है, खर्च करने वाली इनकम निकालनी है। इट मे बी मोर और लेस देन इनकम डिपेंडिंग ऑन वेदर ट्रांसफर रिसिप्ट्स आर ग्रेटर और स्मॉलर देन ट्रांसफर पेमेंट्स। देखो ये नेट लिखा है ना, नेट लिखा है। नेट का मतलब क्या होता है? हमेशा दो चीज घटा के नेट बनता है। ठीक है, तो मान लो हम आदमी, हमने अपनी इनकम कमाई, हमने 10,000 रुपए कमाया अभी, ठीक, हमने किसी को गिफ्ट दिया 500 रुपए का, ठीक, और हमारे पास गिफ्ट आया 600 रुपए का, तो मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो इनकम से ज्यादा होगी, क्योंकि हमने 500 का गिफ्ट दिया लेकिन 600 का तो आ गया। ठीक है, तो मेरी इनकम ज्यादा होगी। लेकिन वहीं हमने कमाया 10,000, हमने 500 गिफ्ट दिया लेकिन मेरे पास 200 का गिफ्ट आया, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम इनकम से कम होएगी। आ रहा है समझ में? यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इट मे बी मोर और लेस देन इनकम डिपेंडिंग ऑन वेदर ट्रांसफर रिसिप्ट्स आर ग्रेटर और स्मॉलर देन ट्रांसफर पेमेंट्स। जो हमने ट्रांसफर पेमेंट करा और जो ट्रांसफर रिसिप्ट आई, अगर उसमें कम ज्यादा है तो उसी हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम और इनकम में कम ज्यादा आएगा। अब ये दो टाइप्स की हो सकती है डिस्पोजेबल इनकम। एक हो सकती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एक हो सकती है प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। और बहुत आसान है दोनों, फिर से जैसे ही आसान था। डिस्पोजेबल इनकम तो पूरा ले लिया गया है, नेशनल लगाने का मतलब क्या है? पूरी कंट्री की। ठीक, और जब ये प्राइवेट लगा है तो प्राइवेट लोगों पे, प्राइवेट फर्म्स के बारे में बात होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज का है पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पे है। ठीक है, पीछे डिस्पोजेबल पढ़ा, ये क्या है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। एफसी पे नहीं लेंगे, एमपी पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि खर्च करने वाली इनकम है, डिस्पोजेबल में खर्च करने वाली, एफसी खर्च करने वाली नहीं होती। एफसी में टैक्स कटा होता है, एमपी में टैक्स मिला हुआ होता है। ठीक है, एंड नेट करेंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये याद रखना, नेट करेंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी पीछे तो पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखना है। क्यों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखना है? अगर अंदर के करेंट ट्रांसफर जोड़ोगे ना, तुम तो नेशनली डिस्पोजेबल इनकम निकाल लो। अंदर के जोड़ने से फायदा क्या? समझ में आ रहा है? अंदर के जोड़ने से क्या फायदा? तुम तो नेशनली निकाल लो, वो तो ऑलरेडी जोड़े हैं, तुम बाहर वाले जोड़ो कंट्री के। मीनिंग क्या बनेगी इसकी कि आपको नेशनल इनकम लेनी है एट एमपी, नेशनल इनकम लेनी है एट एमपी, और इसमें जोड़ना क्या है? नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करेंट ट्रांसफर जोड़ने हैं
और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जोड़ने हैं, इंडिया के अंदर के नहीं जोड़ने हैं। इंडिया ने जो बाहर दिए ट्रांसफर और जो बाहर से आए उनका नेट लेना है, ठीक है। अब ये दो कह रहे हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग एनडीआई मतलब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वी कैन टेक नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एज द बेस, ठीक है। एनडीआई कैन बी ग्रॉस और नेट, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ग्रॉस भी हो सकती है और नेट भी हो सकती है। तो पहला लेते हैं ग्रॉस वाला, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोल रहे हैं GNDI, ठीक है। तो लोगे क्या, नेशनल इनकम ले लो ग्रॉस वाली नेशनल इनकम ले लो और नेट करंट ट्रांसफर ऐड कर दो, कौन से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले। करंट वाले करोगे, कैपिटल तो नहीं करोगे, बन जाएगी क्या GNDI। तो क्या ले, GNPMP, सही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये एक तरीके की नेशनल इनकम है, बस मार्केट प्राइस पे ली गई है और ग्रॉस ली गई है। और इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, नेट करंट ट्रांसफर्स, लेकिन कहां के, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के क्यों नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में है, वो तो एक दूसरे की जेब से ही ट्रांसफर हो रहा है बस। और दूसरा सेंस क्या ले सकते हैं हम लोग, इंडिया के अंदर ग्रॉस और नेट, तो एक आप निकाल सकते हो अपनी नेशनल इनकम से एट एमपी, ठीक है। तो मतलब क्या है, NNDI, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी, आप GNPMP ना निकालो, आप क्या लिखो, NNPMP और प्लस क्या करते हैं, यही सेम, प्लस नेट करेंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है और यहाँ पे वही है जो हमने यहाँ लिखा है। तो अब कह रहे हैं मेन आइडिया क्या है इसके पीछे, एनडीआई शोज द टोटल इनकम ऑफ द नेशंस डिस्पोजल। कह रहे हैं एनडीआई नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या दिखाएगा कि इंडिया के पास, लोगों पास क्या खर्च करने को है, नेशन मतलब कंट्री पास क्या खर्च करने को है, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्शन प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ये निकालने का तरीका था, विच कैन बी यूज फॉर कंजम्पशन और सेविंग। और यही वो पैसा है जो पूरी कंट्री या तो कंज्यूम कर सकती है या फिर खर्च कर सकती है, पूरी कंट्री के लेवल पे बात करी है बस इन्होंने। ये स्टार्ट करना था, डिस्पोजेबल इनकम का एक एस्पेक्ट पढ़ लिया आपने, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वाला एस्पेक्ट पढ़ लिया आपने। अब आएगा डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, यहाँ समझिएगा इंपॉर्टेंट है। सबसे बात करते हैं प्राइवेट इनकम क्या होगी, ठीक है। प्राइवेट इनकम का मतलब होगा प्राइवेट सेक्टर की इनकम, जैसे अपनी कंट्री में सरकारी भी हैं कंपनियां और प्राइवेट भी हैं, तो प्राइवेट इनकम में क्या लिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की इनकम। प्राइवेट सेक्टर मतलब यही फर्म्स वगैरह जो प्राइवेट चल रही है, गवर्नमेंट नहीं, उनकी इनकम ली जाएगी, ठीक है। ये लिखा है प्राइवेट इनकम मतलब क्या है, इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक। हाउस होल्ड भी इंक्लूडेड है और प्राइवेट भी, कौन नहीं इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट, सही है। नेशनल इनकम उठा लो, अगर ये निकालनी है ना, प्राइवेट इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम उठा लो। नेशनल इनकम मतलब किसकी, कंट्री की इनकम उठा लो, पहले कंट्री की इनकम उठाई, क्या हटा दो इसके अंदर से, गवर्नमेंट की इनकम और सेविंग्स हटा दो, ठीक है। अभी इसको डिटेल में आगे बताएंगे, आपकी बुक में बड़ा लिखा, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। गवर्नमेंट की इनकम हटा दो, सेविंग्स हटा दो और कुछ ऐड कर दो इसके अंदर, क्या ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स, ठीक है, कोई ब्याज आ रहा है उसको ऐड कर लो, और नेट ट्रांसफर्स ऐड कर लो जो कि तुम्हें गवर्नमेंट दे रही है या कोई बाहर का अब्रॉड कंट्री दे रही है। तो एक प्राइवेट सेक्टर की क्या आ जाएगी, प्राइवेट इनकम। क्या करा, नेशनल इनकम उठाई, गवर्नमेंट को साइड कर दिया, गवर्नमेंट की खर्चों को, गवर्नमेंट की इनकम को, गवर्नमेंट की सेविंग को साइड करा, हटा दिया, उसमें से प्राइवेट बना देना, छाट रहे हो, ऐसा छन्नी से छानते हो वैसे वही काम कर रहे हो। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स, ब्याज वगैरह आ रहा है वो ऐड कर लिया। मान लो किसी प्राइवेट फर्म ने गवर्नमेंट को उधार दिया है, गवर्नमेंट ब्याज देती है, किसको देती है, प्राइवेट को, तो प्राइवेट के लिए वो क्या है, इनकम है, तो प्राइवेट के खाते में वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी, है ना। और नेट ट्रांसफर्स भी ऐड कर लो, कौन से ट्रांसफर, कोई प्राइवेट को गवर्नमेंट पेंशन दे रही है ना, कोई भी तरीके का गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, किसके ऊपर, प्राइवेट के ऊपर, तो वो प्राइवेट की क्या बनेगी, इनकम, तो वो जोड़ लिया गया है। कोई दूसरी कंट्री प्राइवेट वाले को पैसा दे रही है, वो भी जोड़ लिया गया है, नेट करके जोड़ा गया है। नेट करके क्यों जोड़ा गया है कि अगर हमने दिया है तो उसको हटा दो, जो मिला है उसको ऐड कर लो। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, तुम प्राइवेट सेक्टर हो ना, तुमने गवर्नमेंट को उधार दिया है, गवर्नमेंट तुम्हें ब्याज देती है, ये तुम्हारी क्या है, इनकम है, तो आप प्राइवेट आदमी इसको जोड़ेगा, नेशनल इनकम में जोड़ लिया गया। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल इनकम क्या होगी, प्राइवेट इनकम थी, ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर के एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट वालों की बात हो रही है। लेकिन पर्सनल इनकम क्या होगी, पर्सनल इनकम वो इनकम जो आदमी एट द एंड एक इंडिविजुअल के पास आती है, ये पूरे प्राइवेट सेक्टर की थी,
सब कंपनियों की थी, प्राइवेट कंपनियों की। लेकिन प्राइवेट कंपनी सारा पैसा थोड़ी लोगों को पकड़ा देती है, कुछ रिटेन अर्निंग कर लेती है, रोक लेती है कुछ पैसा, कभी डिविडेंड रोक लेती है ना। सारा पैसा मिल जाता है क्या प्राइवेट पब्लिक को? नहीं मिलता। तो ये ऐसे समझ लेना, पब्लिक के पास जो हाथ में आया ये वो है। आ रहा है समझ में? ये कोई डाउट इसमें? प्राइवेट को और छांटोगे मतलब, है ना। तो देखो पहले क्या लिखा गया है, प्राइवेट इनकम, प्राइवेट सेक्टर की इनकम उठाई, इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा दो, वो प्रॉफिट हटा दो जो कंपनी ने अभी पब्लिक को दिया ही नहीं। और कॉर्पोरेट टैक्स हटा दो, कंपनी टैक्स भरती है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी का टैक्स, कंपनी का टैक्स हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ऑब्वियस है वो पब्लिक तक पहुंचेगा नहीं, वो तो गवर्नमेंट की जेब में चला गया। ठीक है। रिटेन अर्निंग्स ऑफ द फॉरेन कंपनीज, रिटेन अर्निंग भी पता है जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है वैसे रिटेन अर्निंग होती है। कंपनी ने पैसा कमा के वापस इन्वेस्ट कर दिया, पब्लिक को दिया ही नहीं, तो पर्सनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये क्या होते हैं? कंपनियां क्या करती हैं, एम्प्लॉय की सैलरी या तो काट के या अपनी जेब से थोड़ा सोशल सिक्योरिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। पीएफ सुना है, प्रोविडेंट फंड, है ना, उधर वो पैसा थोड़ा थोड़ा डालती रहती हैं और बाद में एट द एंड दे देती हैं। तो ये पैसा भी पब्लिक के हाथ में नहीं पहुंचा, तो इसको भी हटा दिया जाएगा। तो क्या करा आपने, प्राइवेट को थोड़ा और छान दिया रख के, क्या बन गई? पर्सनल इनकम, जो एक्चुअली लोगों के हाथ में आई। अब देखते हैं आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो पर्सनल इनकम थी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब अब और छांटना है। क्या छांटना है? क्यों छांट रहे हो इतना? इसलिए छांट रहे हो कि हो सकता है पब्लिक की जेब में तो पैसा आया, ये वो पैसा जो पब्लिक तक पहुंचा, लेकिन पब्लिक खर्चा ही नहीं कर पाई, मतलब और छांटो, वो पैसा निकालो जो खर्च करने के लिए अवेलेबल है हर इंडिविजुअल के पास। ठीक है। तो इसी को छांटना शुरू करेंगे, ऑब्वियस है। तो देखो क्या रखा, इनकम लेफ्ट विद हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग डायरेक्ट पर्सनल टैक्स। ये पैसा जैसे ही मिला, पर्सनल इनकम आपकी जेब में आई, अब इस पे भी तो गवर्नमेंट क्या मांगती है, कौन सा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भर दो, फिर आपके पास क्या बचा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें से क्या माइनस करना है? डायरेक्ट टैक्स। एक चीज और होती है, उन्हें लिखी नहीं, बता देते हैं। पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, क्या आ जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज पीडीआई। एक चीज जो हमने मिस करी थी वो अब लिख दे रहे हैं हम। कोई आप जब पर्सनल इनकम आती है तो गवर्नमेंट को एक तो टैक्स भरते हो, और गवर्नमेंट को कभी फाइन चालान थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट की तरफ चला ही जाता है एट दी एंड। ठीक है। तो गवर्नमेंट पास कोई भी मिसलेनियस रिसिट जा रही है, गवर्नमेंट आप पे रूल कर रही है, कभी लाइसेंस फीस वगैरह जा रही है, वो सब भी हटा दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या रह गया है, मिसलेनियस रिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो पैसा जो आपकी जेब से अभी और गवर्नमेंट पास जाएगा उसको और हटा दिया गया है। क्या कह रहे हैं, नेशनल इनकम से ही आप प्राइवेट इनकम निकालोगे, प्राइवेट इनकम से ही पर्सनल इनकम निकालोगे, और उसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालोगे। ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का टैक्स, गवर्नमेंट बहुत तरीके का टैक्स लगाती है, कंपनियों पे अलग टैक्स लगता है, आपकी इनकम पे अलग टैक्स लगता है, कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है उसके ऊपर अलग टैक्स लगाती है कंपनी, गवर्नमेंट। ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी मीनिंग लिखी हुई जो पीछे पढ़ा आपने। ठीक है। क्या लिखा है प्राइवेट इनकम की मीनिंग? इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इंक्लूडिंग रिटेन प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेशन। पूरा सब इनकम, प्राइवेट सेक्टर की पूरी इनकम ले लेनी है। अब इसमें रिटेन प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि कंपनियों की ले रहे हो ना, प्राइवेट सेक्टर की ले रहे हो। फ्रॉम ऑल सोर्सेज, हाँ, रिटेन अर्निंग कंपनी ने पैसा रखे रही, लोगों को नहीं दिया, कंपनी ने कमाया अपने पास ही रख लिया, तो प्राइवेट में तो काउंट होता है ना वो। ठीक है। फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। कोई भी करेंट ट्रांसफर आ रहा है मिला लिया जाएगा। पीछे जो पढ़ा उसी से है, ये कुछ अलग है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होगी? इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन्स, जो लोगों तक पहुंची, है ना, फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम एंड करेंट ट्रांसफर पेमेंट ड्यूरिंग अ ईयर। बस मेन ये लिखना है कि जो लोगों तक पहुंची। ठीक है। इसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? Personal disposable income is that part of the personal income which is available to the individual to be used in the way they like. अब वो पैसा जो at the end बच गया, जितना जैसे मर्जी है खर्च करो, ये वो पैसा है। डायरेक्ट टैक्स हटा के जो पैसा बचता है, पीछे पढ़ भी लिया था आपने, उसकी मीनिंग है। ठीक है। नीचे क्या लिखा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक तरीके से और निकल सकती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस कर दो, क्योंकि आप जो कमाते हो या तो खर्च कर देते हो या बचा लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटर रिलेशन। अब ये आपस में कनेक्टेड है, ये तो आपने पढ़ लिया ना, पीछे जो पीछे पढ़ा वही लिखा है, ये बता रहे कुछ नया नहीं है ना, तो कुछ नया है जो अभी तीनों टर्म्स पढ़े, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि याद हो जाए, तो बस हमने आपको समझाने के लिए बना दिया। तो नेशनल इनकम में से इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हटानी है,
पता था नेशनल इनकम से इनकम ऑफ गवर्नमेंट हटानी है और क्या हटानी, गवर्नमेंट की सेविंग्स हटानी है, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जोड़ना क्या था, इंटरेस्ट जोड़ना था, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट जोड़ देना है ना, और क्या जोड़ना था, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ देना है। क्या बनेगा, ये सब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, ये इनकम में से ये दो माइनस करेंगे, ये दो चीजें जोड़ेंगे, क्या बनेगा, प्राइवेट इनकम, है ना। इसके बाद हम लोग इसी को बनाएंगे क्या, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे बनेगी, और छाटना है इसी को, क्या क्या छाटना है इसको, इसके अंदर से थोड़ी बहुत चीजें और हटानी है, क्या क्या हटाना देख लेते हैं। आप इसके अंदर से सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा दो, है ना, जो बटा नहीं प्रॉफिट। उसके बाद कॉर्पोरेट का टैक्स हटा दो, कंपनी का टैक्स हटा दो। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स हटा दो, है ना, पीछे पढ़ा था। और कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइज टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम हटा दो। ये सारी चीजें माइनस करोगे, 2-3 लिख दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक अगर इसको ले लिया जाए, ये बन जाएगा पर्सनल इनकम। और एक चीज और हटाए तो क्या बन जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या हटाना रह गया होगा, टैक्स, इसके अंदर से माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे, और कोई गवर्नमेंट की रिसिट जा रही है मिसलेनियस, पता था, मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसिट माइनस कर दोगे। अब क्या कहलाएगा ये, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, लास्ट का पार्ट बचा हुआ था, सम अदर कांसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम सुनते आ रहे होगे, मीनिंग पता है पर कैपिटा इनकम की, पर पर्सन की इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एक आदमी की होती है। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, एवरेज इनकम निकाल दी जाती है। एवरेज नॉर्मली कैसे निकलता है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है सिंबॉलिकली, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। फॉर्मूला है, नीचे क्या लिखा है, इट इज इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, वही बात लिखी हुई है। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, नेशनल इनकम की बात हो रही है। ठीक, नॉर्मली नेशनल इनकम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर को, बताया था, ध्यान में है। नॉर्मली इसी सब निकल आता है, जीडीपी, एमपी, कुछ भी पता हो सब निकल आता है, सीख चुके हो पीछे, है ना। तो इसलिए रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक, और नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इसको जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को रियल भी बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस को नॉमिनल भी बोलते हैं, याद रखना। खैर, पहले बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होती है। मतलब आपने नेशनल इनकम निकाली, ठीक है, चीजों के जो भाव लिए वो इस साल के ना लेके किसी एक साल के पुराने मान के ले लिए। मतलब हम कह रहे हैं, मान लेते हैं आज 2025 है, प्रोडक्ट्स के आज भी मार्केट में कुछ रेट चल रहे होंगे, पहले से ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। हमने कहा हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस साल के भाव नहीं उठा रहे हैं चीजों के, एक हमने बेस ईयर माना हुआ है। बेस ईयर मतलब कि हम सारी चीजों को इस पे तौलेंगे। मान लेते 2020, चलो 2020 ना कह के 2020 में कोविड था, 2018 कह देते हैं। हमने 2018 को एक बेस ईयर माना हुआ है, सही है। और हर बार जो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, जो भाव ले रहे हैं चीजों के, वो किस ईयर पे ले रहे हैं, बेस ईयर 2018। भले 25 में निकाल रहे हैं, 26 में भी निकालेंगे, इसी साल पे निकालेंगे। इसे क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यही लिखा हुआ है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ऑन द अदर हैंड से मतलब नहीं है, ये तो ऐसी डेफिनेशन है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मेजर्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइज लोकेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक्सप्रेस, ऊपर की मीनिंग तो तुम बार बार पढ़ते चले आ रहे हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मीनिंग तो पढ़ते चले आ रहे हो ना, ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही लिखी है। डोमेस्टिक मतलब विद इन द टेरिटरी, याद है आपको, है ना, यहाँ तक तो जीडीपी की मीनिंग है। आगे क्या लिखा है, एक्सप्रेस्ड एट द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर व्हिच बिकेम द बेस ईयर, नॉट करंट ईयर, बेस ईयर। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो नोन एज रियल डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बताया था, रियल को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होगा, पूरी यहां तक डेफिनेशन छपी रहेगी। एक्सप्रेस एट द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर, नहीं प्रिवेलिंग इन अ करंट ईयर। ठीक, तो क्या लिखा है, gross domestic product current prices is the money value of all final goods and service produced by all the enterprise
लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी की मीनिंग पीछे पढ़ लो। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर एक्सप्रेस एट द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, मतलब करंट ईयर। जीडीपी एट करंट प्राइस इज नोन एज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग नॉमिनल भी बोलते हैं, करंट प्राइस को नॉमिनल भी बोलते हैं। अच्छा, अगर हम कहें कौन सा बेस्ट लगा तुम्हें तो क्या बताओगे? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बेस्ट लगा कि जीडीपी एट करंट प्राइस बेस्ट लगा? क्या बेस्ट लगा? हाँ, आपको करंट लग रहा है आप लोग के हिसाब से। अगर हम कहें हम आज इकोनॉमी को नाप रहे हैं अपने, तो किस में नापें? कांस्टेंट प्राइस पे नापें या फिर करंट प्राइस पे नापें? कांस्टेंट पे, पुराने साल पे नाप लें। क्यों? ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे नापी जाती है, ज्यादा अच्छा माना जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट। इसीलिए देखो नाम भी क्या बुलाया रहा है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, जो क्या लिखा है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दोनों को समझते हैं। जीडीपी नॉमिनल बोलते हैं इसको, पता है आपको? अभी पीछे देख लिया था, जीडीपी एट करंट प्राइसेस नॉमिनल बोलते हैं। लेकिन इमेजिन यू कैलकुलेट जीडीपी यूजिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द सेम ईयर। मान लेते हैं इसी साल की हमने जीडीपी नापी, ठीक, और इसी साल के भाव लिए। प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्राइस कीप चेंजिंग एवरी ईयर, हर साल बदलते रहते हैं, इन्फ्लेशन भी आता है, डिफ्लेशन भी आता है। सो जीडीपी एट करंट प्राइसेस मे राइज नॉट बिकॉज वी प्रोड्यूस मोर बट बिकॉज प्राइस वेंट अप। नजर आया कि हमने जो इस साल जीडीपी निकाली वो आ गई 1 करोड़ से, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और पिछले साल की जीडीपी हमने जो निकाली थी वो थी 90 लाख, एग्जाम्पल। तो नजर तो आ रहा है कि पिछले साल से हम क्या कर गए, बढ़ गए। 90 लाख थी 1 करोड़ हो गए, लेकिन हम कहें नहीं ये 1 करोड़ तो हुए हैं लेकिन चीजों के रेट ही बढ़ गए, सामान उल्टा कम बना है। हो सकता है ऐसा, इस साल रेट डाउन थे, सामान ज्यादा बना था 90 लाख, लेकिन इस साल क्या हुआ, रेट बढ़ गए, सामान उल्टा कम बना, तब भी ज्यादा नजर आ रही है। यही प्रॉब्लम है। कहें जीडीपी करंट प्राइस मे राइज नॉट बिकॉज वी प्रोड्यूस मोर, ये हमने ज्यादा नहीं बनाया है, ये क्या हुआ है, प्राइस वेंट अप, प्राइस ऊपर चले गए। आ रहा है समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, इन 2022 10 पेन बनाए थे हमने, हर पेन 10 रुपए का था, ठीक है, जीडीपी कितनी आई मेरी, 100 रुपए। इन 2023 10 ही पेन बनाए, लेकिन प्राइस कितना हो गया, 15, जीडीपी कितनी आ रही है, 150। ज्यादा नजर आ रही है क्या, ज्यादा बनाया तुमने, ज्यादा नहीं बनाया। तो ये लिखा है डिड प्रोडक्शन इंक्रीज, नो, ओनली प्राइस इंक्रीज। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस नहीं लिया जाता है ना, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लिया था, इसलिए इसको रियल पे बोला गया है। हियर जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय कीपिंग प्राइसेस फिक्स्ड एट अ बेस ईयर, बेस ईयर मान लिया है, उसी पे फिक्स रखे। दिस रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, अब प्राइस चेंज के इफेक्ट दूर हो गए। हमने 18 वाले को माना हुआ है, तो अगर हम 2022 में निकालेंगे या 2024 में निकालेंगे, उन्हीं भाव पे निकालेंगे, तो नजर आएगा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। सो एनी इंक्रीज इन रियल जीडीपी इक्वल्स टू ट्रू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर जीडीपी बढ़ती नजर आएगी कांस्टेंट प्राइस पे, तो इसका मतलब वजह क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के बिना नहीं बढ़ी है। एग्जाम्पल लेते हैं, बेस ईयर हमने 10 माना हुआ है, बेस ईयर के प्राइस क्या है, 10 रुपए, जो भी बेस ईयर होगा। इन 2022 10 पेन बनाए तो 100 रुपए, इन 2023 10 पेन बनाए तब भी क्या नजर आई, 100 नजर आया, कोई ग्रोथ नहीं हुई आपकी। इफ 15 पेन बनाए होते तब आता 15 इंटू 10 150, रियल ग्रोथ। ठीक, इन शॉर्ट समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट बोले, जीडीपी अगर करंट प्राइसेस पे है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है, आप रखोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस, अपॉन में रखोगे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, मीनिंग लिखी हुई शॉर्ट में, ऊपर रखोगे जीडीपी एट करंट प्राइस, अपॉन में रखोगे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100 कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। करंट पे तो है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट पे, कांस्टेंट पे चाहिए आपको, ठीक। जीडीपी एट करंट प्राइस किसी ने निकाल दी तो आप उसको कांस्टेंट पे कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स दैट नंबर व्हिच मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस बिटवीन डिफरेंट ईयर। बस याद समझ लेना, कुछ है नहीं, ज्यादा दिमाग ना लगाना है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, सबका फायदा होना, सबका भला होना इकोनॉमिक वेलफेयर कहलाता है, पैसों के टर्म्स में, है ना। वेलफेयर का मतलब क्या है, अच्छा पहले वेलफेयर की बात उन्होंने कर दी, इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं, सिर्फ वेलफेयर। वेलफेयर मतलब सबका भला, है ना। वेलफेयर इज टेकन टू मीन अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेल बीइंग, ऑफ फीलिंग बेटर ऑफ, अच्छा सबको लग रहा हो, सब सही से रह रहे हो, इसी को बोलते हैं क्या, वेलफेयर। अब दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है इकोनॉमिक वेलफेयर, एक हो सकता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक पैसों वाला होगा, नॉन इकोनॉमिक बिना पैसों वाला होगा। हम किस पे बात करेंगे, इकोनॉमिक पे, इकोनॉमिक्स चल रही।
रिलेटेड टू मटेरियल एंड फाइनेंशियल वेलबींग, ठीक, इकोनॉमिक वेलफेयर। एग्जाम्पल इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई दिक्कत इसमें? नीचे आते हैं। नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा? रिलेटेड टू सोशल, मॉरल एंड पॉलिटिकल व्यूज, नॉट मनी, पैसों से रिलेटेड नहीं होता है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉन मटेरियल बेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात होती है, नॉन मटेरियल पे बात होती है, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोशल वेलफेयर, लव, अफेक्शन, फैमिली बॉन्ड, फ्रेंडशिप। मॉरल वेलफेयर, ऑनेस्टी, काइंडनेस, एथिकल। पॉलिटिकल वेलफेयर, पैट्रियटिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, रीड के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा? सिंपल सी मीनिंग है। इकोनॉमिक वेलफेयर रेफर्स टू मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, मटेरियल, पैसों से रिलेटेड। इकोनॉमिक वेलफेयर मींस दैट द टोटल सैटिस्फैक्शन यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी परचेज्ड फॉर मनी। पैसे खर्च करके जो आपको सैटिस्फैक्शन मिल रही है, यही क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर। आपको ज्यादा मिले, पैसा भी ज्यादा हो आपके पास, यही इकोनॉमिक वेलफेयर में आता है। तो क्या इकोनॉमिक वेलफेयर को जीडीपी इंडिकेट करता है? नेक्स्ट टॉपिक ये है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक, क्या हमारे जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर को इंडिकेट कर रही है? ये उसके ऊपर बात, लास्ट का टॉपिक दिया गया। ठीक, क्या लिखा है? ट्रेडिशनली मतलब थोड़े जैसे चलती चली आ रही होती है उसकी बात हो रही, पुराना वे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक वेलफेयर इज मेजर्ड बाय नेशनल इनकम। ट्रेडिशनली तो नेशनल इनकम से ही नापते थे। ठीक, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम यूजुअली रेजेस वेलफेयर। कह रहे नेशनल इनकम बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, बिकॉज क्यों? इट प्रोवाइड्स मोर गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। कह रहे ज्यादा आपके गुड्स और सर्विस बन रहे हैं। हाउएवर, कह रहे बेस्ट इंडिकेटर वेलफेयर इज रियल पर कैपिटा इनकम। कह रहे ज्यादा बेस्ट क्या है? रियल। पहले तो रियल, दूसरी चीज पर कैपिटा इनकम। रियल क्यों है? रियल तो आपने पढ़ा ना, कांस्टेंट प्राइसेस पे लो, करेंट प्राइसेस पे मत लो। और पर कैपिटा इनकम आपको पता है, पर हेड इनकम। तो नेशनल इनकम तो ओवरऑल जोड़ ली जाती है। हो सकता है कुछ ही लोग अमीर हो रहे हो, लेकिन रियल पर कैपिटा इनकम सबके पर हेड निकाली जाएगी। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? पर कैपिटा इनकम, वो भी रियल वाला। रियल बताया था आपको, बेस ईयर के प्राइसेस वाला, है ना। नॉट टोटल नेशनल इनकम। आगे क्या लिखा है? की पॉइंट्स, पर कैपिटा इनकम वर्सेस टोटल इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम तो नेशनल इनकम की बात हो रही है, पर कैपिटा इनकम पर हेड इनकम की बात हो रही है। वेलफेयर डिपेंड्स ऑन द एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कह रहे वेलफेयर एवरेज पे डिपेंड करता है। एवरेज मतलब, ठीक है, इफ जीडीपी ग्रोस, जीडीपी बढ़ी, ये वाली, बट पॉपुलेशन ग्रोस फास्टर, पॉपुलेशन उससे ज्यादा तेज बढ़ गई, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। पर कैपिटा इनकम तो फॉल करी होगी आपकी, है ना। लीडिंग टू लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर, उल्टा गिर गया होगा वेलफेयर। ठीक है, गिर गया होगा कि नहीं गिर गया होगा? ज्यादा बढ़ गए, इनकम कम बढ़ी। हेंस पर कैपिटा इनकम इज बेटर, पर कैपिटा बेटर है क्योंकि वो पॉपुलेशन को डिवाइड करके निकालते हैं, है ना। टोटल जीडीपी एज मेजर ऑफ वेलफेयर। कह रहे हैं हेंस पर कैपिटा इनकम ज्यादा बेटर है जीडीपी मेजर, जीडीपी से वेलफेयर नापने में। कोई दिक्कत? आसान सी बात है। इधर आ जाए, रियल इनकम वर्सेस नॉमिनल। अच्छा, पर कैपिटा ले लिया, समझ में आ गया। रियल क्यों ले रहे हैं? ये तो पहुंच चुके हो पीछे। तो रियल इसलिए लेते हैं ताकि रेट की वजह से ना दिखा है कि पॉपुलेशन इनकम बढ़ रही है, रेट का एलिमिनेट हो जाए, इन्फ्लेशन एलिमिनेट हो जाए। रियल इनकम वर्सेस नॉमिनल इनकम। विद नॉमिनल इनकम मे राइज ड्यू टू इन्फ्लेशन विदाउट एनी रियल इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस। पहुंच चुके हो, है ना। नॉमिनल इनकम तो बिना गुड्स बढ़े ही बढ़ सकती है, सिर्फ रेट से। करेंट ईयर के रेट बढ़ गए चीजों की। रियल इनकम एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंज शोज ट्रू परचेजिंग पावर। रियल प्राइस चेंज को एडजस्ट कर देता है, हटा देता है, ट्रू पावर दिखाता है रियल, क्योंकि वो बेस ईयर के प्राइस पे निकाला जाता है। देयरफॉर रियल पर कैपिटा इनकम इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। लास्ट में क्या लिखा है? कंक्लूजन, रियल पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ठीक, as it reflects both the standard of living and average availability of goods and service per person.